नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस और उसके गठबंधनों की कि कांग्रेस को गठबंधन करने से क्या लाभ हुआ या क्या नुकसान हुआ। यूँ तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही आज़ादी के बाद, तो उसे विशेष गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज़ादी के समय से ही केरल एक ऐसा राज्य था जहाँ पर कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ती थी। वहाँ पर दो दलीय व्यवस्था थी जिसमें कई छोटे छोटे घटक आपस में दोनों दलों में गठबंधन करके चुनाव लड़ते थे। एक एलडीएफ और एक यूडीएफ। लेफ्ट पार्टियां का जो गठबंधन था वो एलडीएफ कहलाता है, और जो कांग्रेस का नेतृत्व वाला गठबंधन है वो यूडीएफ कहलाता है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसमें कई घटक दल हैं और कांग्रेस उसका नेतृत्व करती है। तो अभी तक वहां पर कांग्रेस ने जब गठबंधन किया तो कांग्रेस के पास ही नेतृत्व रहता था, यानी मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही रहता है जब पार्टी वहां जीतती है। उसके बाद कांग्रेस को कहीं विशेष गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ी, और पहली बार शायद कांग्रेस ने गठबंधन 1980 में किया था डीएमके के साथ, और ये गठबंधन सफल नहीं रहा और उस गठबंधन को हार का सामना करने पड़ा। फिर उसके बाद 1984 में या कहीं 85 में ये कांग्रेस ने एआईडीएमके से गठबंधन किया, एमजी रामचंद्रन से। उसमें कांग्रेस को सफलता मिली और ये गठबंधन चलता रहा। लेकिन 1989 में फिर एमजी रामचंद्रन नहीं रहे और वो गठबंधन हार गया। और उसके बाद जो उस पार्टी की जो बागडोर थी जयललिता के पास आई और कांग्रेस उस गठबंधन का हिस्सा बनी, फिर बाद में डीएमके का हिस्सा बनी। इस तरह कांग्रेस समय के अनुसार गठबंधन का हिस्सा बनती रही। और वहाँ पर एक व्यवस्था ये है कि वहाँ पर कांग्रेस लड़ती है तो सत्ता में हिस्सेदारी नहीं करती, उसमें कांग्रेस की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं रहती तमिलनाडु में। लेकिन लोकसभा जब जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दी जाती है, मतलब मार्जिनली विधानसभा से ज़्यादा सीटें दी जाती हैं। तो ये एक ऐसा गठबंधन है कि जहाँ राष्ट्र का चुनाव हो वहाँ कांग्रेस को कुछ ज़्यादा सीटें मिलती हैं। लेकिन उसके बाद अब हम पीछे चलते हैं। कांग्रेस की सारी समस्याएं शुरू हुई 1990 से। कांग्रेस उस चुनाव में कई राज्यों में चुनाव हारी, और उसके बाद उसने चुनाव के बीच में जो सरकारें गिरी तो कांग्रेस ने उनका समर्थन किया बचाने के लिए। तो विशेषकर मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव की सरकारें कांग्रेस ने बचाई, और उसमें वो शामिल नहीं हुई और उन्होंने बाहर से समर्थन दिया। उस ये समर्थन कांग्रेस का निरंतर जारी रहा, और जब जब चुनाव हुए तो कांग्रेस वहाँ पर फ्रंट में नहीं आई, कभी उस लेवल पर नहीं पहुंची कि वो सत्ता में पहुंचे। लेकिन एक पीछे चलने वाली पार्टी, समर्थन करने वाली पार्टी बन गई, जो उत्तर प्रदेश में बाहर से समर्थन करती रही मुलायम सिंह यादव को, और सत्ता में उसने भागीदारी नहीं की। लेकिन हाँ, बिहार में जरूर जब लालू प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया 89 के बाद, 90 के बाद, तो कांग्रेस ने गठबंधन में हिस्सेदारी की और सत्ता में भी हिस्सेदारी की। इसमें लालू प्रसाद यादव का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। कांग्रेस तो चाहती थी कि वो बाहर से समर्थन करे, लेकिन लालू प्रसाद यादव का कहना था कि पार्टी की और सरकार की स्थिरता के लिए आपको सरकार में शामिल होना चाहिए। और वहाँ चुनाव होते रहे तो कांग्रेस सत्ता में भागीदारी करती रही और कांग्रेस के अच्छे मंत्री बनते रहे। और कई एक बार तो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के 24 जो विधायक बने थे, 24 के 24 विधायक को मंत्री बना दिया था कांग्रेस के। इस तरह से ये गठबंधन बना। तो लेकिन कांग्रेस इन दोनों राज्यों में सत्ता से भी बाहर रही और संगठन से भी कमजोर होती चली गई। और जो वहाँ के नेता थे, वो नेता सत्ता हो या संगठन में हो, वो पूरी तरह से अकर्मण्य हो गए। उन्हें पार्टी के लिए कुछ करना नहीं रह गया, जो जितना जीता आ गया, जिसके हिस्से में जो मिल गया वो उसी से संतुष्ट थे, और उन्हें संगठन से या किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, और उसी में संतुष्ट थे। और उसी का परिणाम ये है कि आज ना कांग्रेस का कोई ज़्यादा अस्तित्व बिहार में है और ना वो उत्तर प्रदेश में है।
इसके बाद कांग्रेस ने लगभग लगभग कहीं गठबंधन करती थी तो कुछ सीटें सपा को, सीपीएम को दे दी, एक दो सीटें सपा को दे दी, कुछ सीटें सीपीएम को दे दी। वो गठबंधन नहीं, एक प्रकार से कहना चाहिए कि सहयोग मान लिया जाए, लेकिन वो गठबंधन की श्रेणी में नहीं आता। एक बात सबसे बड़ी ये है इस पूरे घटनाक्रम की कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां या क्षेत्रवाद या जातिवाद या भाषावाद उभरा, वहां कांग्रेस कमजोर होती गई। इसका पहला उदाहरण है तमिलनाडु। जब तमिलनाडु में राष्ट्रवाद था तो वहां राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ा करती थी तो कांग्रेस ही सफल होती थी। लेकिन जब वहां भाषाई आधार पर आंदोलन हुए, जातीय आधार पर आंदोलन हुए, और तो वहां पर कांग्रेस कमजोर हो गई। ठीक अगर उसी का हम देखें, 1967 की बात है ये, और आप उसके बाद चले तो 90 में जब अपन आते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस का कमजोर होने का कारण यही रहा कि वो जातीय नेताओं का उभार वहां पर कांग्रेस के पतन का मुख्य कारण रहा। वहां पर जातीय आधार पर वोट होने लगा, क्षेत्र आधार पर वोट होने लगा और धर्म के आधार पर वोट होने लगा, तो कांग्रेस कमजोर हो गई। और यही कारण था कि कांग्रेस जहां जहां ये मुद्दे उठे वहां कांग्रेस कमजोर होती गई। और आज भारतीय जनता पार्टी से ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, इनका जहां भी सीधा मुकाबला होता है उन राज्यों में ना तो क्षेत्रवाद है, ना भाषावाद है और ना जातिवाद है। उन्हीं राज्यों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टकराहट होती है चुनाव में। लेकिन जिन जिन राज्यों में स्थितियां ऐसी हैं वहां पर कांग्रेस लगभग लगभग रसातल में है। और उसका एक कारण ये भी है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो जो पार्टी चुनाव हार जाती है तो बहुत ही अकर्मण्य हो जाते हैं और बहुत ही निस्तेज और आलसी हो जाते हैं, और फिर वो कांग्रेस या संगठन के लिए काम नहीं करते। वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं कि कहीं चुनाव जीत जाए, कहीं सत्ता बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और ऐसे राज्यों में ये ताके रहते हैं पराजित राज्यों के नेता कि वहाँ वहाँ कांग्रेस शक्तिशाली है और वहाँ से सीटें वीटें मिल जाएं लोकसभा में और केंद्र में सरकार बन जाए तो अपना काम चलता रहेगा। वो अपने क्षेत्र में मजबूत करने के लिए प्रयास नहीं करते, वो इसमें लगते हैं कि कहीं से कुछ हो जाए तो वो काम बन जाए हमारा, और या कहीं थोड़ा बड़ा गठबंधन हो जाए और सत्ता में आ जाए तो भी अपना काम चल जाएगा। ये सोच कांग्रेस के उन राज्यों के नेताओं की रहती है जो जहां कांग्रेस लगभग लगभग संगठन में और सत्ता में खत्म हो चुकी है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि कहीं कहीं हो जाए तो हमारा लाभ हो जाए। इसके अलावा ना वो प्रयास करते हैं, ना शीर्ष नेतृत्व स्तर पर कोई ऐसी जिम्मेदारी उनसे मांगी जाती है, ना दी जाती है कि वो बताएं कि भैया आप जो नेता हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो और इतना सब कुछ है, तो आप क्या कर रहे हो पार्टी के लिए, आपने क्या किया, क्या अच्छा किया, बुरा किया। ये कोई उनका जो है फीडबैक उनसे नहीं लिया जाता, ना उनसे कोई जवाबदेही, उनकी जवाबदेही है कि वो जवाब दें। वो सब इसी तरीके से जो है चलता है। बस कांग्रेस का क्या है कि जो गठबंधन कर लिया वो पीछे चल दिए, ये स्थिति कांग्रेस की रह गई है। छोटे भाई सही और छोटे भाई सही और कुछ नहीं तो कुछ भी सही। तो इन नेताओं के बारे में एक उदाहरण से में कहा जा सकता है कि जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाए और उसके बाद वो दोबारा भी फेल हो जाए तो लोग उसे धिक्कारते हैं, लजाते हैं, लज्जित करते हैं। तो जो पराक्रमी विद्यार्थी होता है उसे चुनौती के रूप में लेता है और कोशिश करता है कि अब मैं अव्वल आके ही बताऊंगा। और अगर जो पढ़ने में डल होता है, जिसे कहते हैं कि बहुत कमज़ोर होता है, या वो पढ़ना नहीं चाहता या उसका मन नहीं होता, तो उसे इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे लोग कहते रहे, वो परीक्षाएं देता रहता है और वो जो नियत बन जाती है उसी नियत को ही स्वीकार कर लेता है। तो ऐसी स्थिति ही कांग्रेस के नेताओं की है राज्यों में, जहां कांग्रेस 20 साल से, कहीं 30 साल से, कहीं 40 साल से सत्ता में नहीं आई। तो बिल्कुल यही स्थिति है कांग्रेस के नेताओं की कि वो ये सोचते हैं कि ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। उन्हें वो पराक्रम जागृत नहीं करता। लोग ऐसा नहीं है। अगर मैं इस बात में कहूँ कि और पार्टियों के नेता बहस में, डिबेट में, जो और पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं, विपक्षी पार्टियों के जो विश्लेषक बैठते हैं, जो और प्रवक्ता बैठते हैं, वो धिक्कारते हैं, लजाते हैं कि तुम्हारा तो ये है, तुम तो शून्य पर आ गए, तुम तो 2 नंबर मिले, तुम्हें तो 10 नंबर मिले।
तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से अपने तर्क देते रहते हैं कि ये परिस्थिति थी, वो परिस्थिति थी। जैसे बार बार फेल होने वाला बच्चा अपनी तर्क देता है कि ये कारण था, ये था, ये था, उसी तरह वो भी अपने तर्क देते हैं। और उसके अलावा क्योंकि उनके पास कोई जवाब होता भी नहीं है, तो कांग्रेस गठबंधन तो किया, लेकिन कांग्रेस को गठबंधन से कोई कभी लाभ नहीं हुआ और वो पीछे से पीछे ही होती जाती है, कभी आगे बढ़ती हुई नहीं दिखती है। क्योंकि गठबंधन करती भी है तो उसे कोई विशेष लाभ होता नहीं है, वो क्योंकि संगठनात्मक स्तर पर इतनी कमजोर है कि वो उसे कोई लाभ, वो संगठन में लाभ नहीं दिला पाता। हालांकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बसपा से गठबंधन किया था 1995-96 के चुनाव में, तो वहाँ कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली, वो विफल रहा वो गठबंधन। हाँ, ये जरूर है कि अभी समाजवादी पार्टी से लोकसभा में गठबंधन किया था तो उसका परफॉर्मेंस ठीक रहा, और आगे भी लोग उम्मीद करते हैं कि, विश्लेषक भी उम्मीद करते हैं कि अगर सपा और कांग्रेस का गठबंधन बना रहा तो विधानसभा के जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं उसमें अच्छा नतीजा सामने आ सकता है। लेकिन अन्य राज्यों में कहीं देखा जाए तो कांग्रेस का ना तो गठबंधन चलता है और न संगठन चलता है। तो कांग्रेस गठबंधन के तौर पर कहना चाहिए कि पूरी तरह से एक विफल पार्टी साबित हो रही है और ना उसे कोई लाभ हो रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का संगठन स्तर पर पूरी तरह से निस्तेज हो जाना, कमजोर हो जाना। और नेताओं के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जो नेता हैं वो अपने आप में मस्त हैं और उनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत भी नहीं है, वो सब स्वीकार कर लेते हैं परिस्थितियों को। वो कि धार्मिक शास्त्रों के जो उपदेश होते हैं कि जो परिस्थिति है उसे स्वीकार करो, तो उसी स्वीकारोक्ति में वो जीते हैं कि हम ठीक है, हम जैसे चल रहे हैं ठीक चल रहे हैं, नाम तो है, नेता तो है। और जो पूर्ववर्ती नेता हैं वो इतने सक्षम है कि उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है, और जो पार्टी में रहते रहते कद हासिल कर लेते हैं वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं और दूसरी पार्टी में हिस्सा लेके और उनका बन के अपना लाभ उठाते हैं। बाकी जो रह जाते हैं, जो इस लायक है होते ही नहीं है कि दूसरा पार्टी वाला उनको ले या वो उन पार्टी किसी काम के हों, तो बस वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं कि ठीक है, एक दिन हम इतना मुकाम बना लेंगे इसी पार्टी में रहते रहते, या विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टी हमें खुद बुलाएंगी। तो उनका ये ज़्यादा रहता है कि वो हम इस लेवल का रुतबा हासिल कर लें पार्टी के अंदर कि विपक्षी पार्टियों में भी हमारा रुतबा बन जाए, और कभी जब ज़रूरत पड़े तो हम अपना जो भी शर्तें हैं या जो भी हमारा लाभ है हमें अगर वो दे दे तो हम उसमें भी चले जाएंगे। तो ये कांग्रेस की मूल स्थिति, वस्तुस्थिति, जमीनी स्थिति यही है। उसे साहित्यिक भाषा में, अलंकारिक भाषा में अलग तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो कांग्रेस की वर्तमान स्थिति है वो यही है। जो जमीन पर बात है, जो जमीन पर स्थिति है वो यही है। उसे अच्छे शब्दों में कहें या साहित्यिक भाषा में कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वस्तु स्थिति कांग्रेस की यही है कि कांग्रेस गठबंधन में एक विफल पार्टी है। और उसका तो जहाँ पर राष्ट्रवाद का या जहाँ पर जातिवाद, प्रांतवाद, क्षेत्रीयवाद, भाषावाद नहीं है, उन्हीं राज्यों में कांग्रेस आज मुख्य विपक्षी के दल के तौर पर है या सत्ता में है। अदरवाइज बहुत से राज्यों में कांग्रेस लगभग खत्म सी हो चुकी है। और कांग्रेस के बस यही है कि कांग्रेस पार्टी अब ये देखती है कि कौन सा नेता कब शामिल, किस पार्टी में कब शामिल हो रहा है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। बस यही कांग्रेस में इंतजार रहता है। अपने हिसाब से संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को आगे ले जाने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वो, उनके पास कोई ना तो नीति है और ना कोई नियत है। बस वो केंद्रीय नेतृत्व पर आधारित रहते हैं कि वो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपनी क्षमताओं से हमें वोट दिला दे, हमें सीट जिता दे, बस हम वही हमारे लिए पर्याप्त है। तो एक प्रकार से कहना चाहिए कि कांग्रेस की गठबंधन स्थिति में, जो गठबंधन की स्थिति है देश में, वो यही है। और केंद्रीय नेतृत्व का भी कोई ज़्यादा वैसा दबाव नहीं रहता लोगों के साथ कि वो कोई विशेष दबाव बनाए या उन लोगों को प्रेरित करें या अनुशासन की कार्रवाई करें, तो हिसाब किताब मांगे, और सब जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। ये स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है और लगता है कि आगे कोई विशेष परिवर्तन होगा ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई देता। और अगर कोई परिवर्तन हो जाए तो फिर वो एक अलग बात है, क्योंकि राजनीति एक अनिश्चितताओं का खेल है, और इस अनिश्चितता में अगर कुछ हो जाए तो फिर एक अलग बात है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम इसी तरह के प्रोग्राम आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।